बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ लेक्चर है आपका 10th बी और यूनिट नंबर 7 और एक्सरसाइज करेंगे 7.4। 7.4 आपकी लास्ट लेक्चर्स पे ही बेस कर रही है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट आपकी कौन सी फिगर्स थी? वो वाली ऐसी फिगर्स की जिसकी साइज़ और शेप और एंगल्स और साइड्स सब इक्वल होंगे। जब साइज़ इक्वल होगा तो एंगल और साइड्स का इक्वल होना भी बहुत ज़रूरी है और शेप भी एक जैसी हो। जबकि आपके सिमिलर में आपका शेप एक जैसी हो सकती है लेकिन आपका साइज़ जो है किसी भी फिगर का वो चेंज हो सकता है। इधर क्लियर? तो हमने 7.4 में उसी की प्रैक्टिस करनी है आगे मज़ीद कि हमारी कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जो जिसे हम सिमिलर बोल सकते हैं और कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिसे हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। और अगर वो सिमिलर हमें मेंशन कर दिया जाता है तो हम उसकी साइड्स को कौन सी साइड्स को इक्वल कह सकते हैं। इज इट क्लियर? 7.4 आपकी जो है वो मोस्टली जो है वो आपकी बुक पर ही हो जाएगी और इसमें कोई परेशानी या कोई टेंशन वाली नहीं है। और इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो हम अपनी कॉपी पे वर्क करेंगे, बाकी आपका सारा का सारा होगा। लेकिन थोड़ी सी एक दो जो है मैं आपको इंफॉर्मेशन बिफोर लेक्चर या बिफोर वर्क हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दो आपके पास ट्राइंगल्स नज़र आ रही होंगी और ट्राइंगल में आपके पास उन्होंने आपको ये वाली और ये वाली शो की है कि ये लाइंस बराबर हैं। दैट मीन्स कि आपकी आर पी एम के बराबर है और क्यू एम एल के बराबर है और पी क्यू के और एल के बराबर है। तो हम जिस दो ट्राइंगल्स को या कोई भी फिगर होगी उसको साइड्स के हिसाब से इक्वल कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो हम बोलेंगे एस एस एस। एस 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 मतलब साइड्स कॉन्ग्रुएंट टू साइड्स। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं लेकिन उन्होंने कॉन्ग्रुएंट उसकी साइड्स के हिसाब से किया हुआ है तो हम कहेंगे ये एस एस के हिसाब से। इसमें कंडीशन या प्रॉपर्टी एस 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 की लग रही है। ठीक है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल्स और अगर आप वो से देखें तो यहाँ पे टू साइड्स को शो किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे टू साइड्स को शो किया हुआ है और एक एंगल को शो किया हुआ है कि इस एंगल की ये एंगल इक्वल है। तो दैट मीन्स कि टू साइड्स हम इक्वल कर रहे हैं और एक एंगल कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे एस ए एस। दैट मीन्स साइड एंगल साइड और दूसरा भी साइड एंगल साइड के हिसाब से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कंसीडर किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट ट्राइंगल जो है वो उसके बाद यहाँ पर ये एंगल इस एंगल से, ये वाला एंगल इस एंगल से और ये वाली साइड आपकी इक्वल कंसीडर की गई हुई है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे उन्होंने नहीं बताई हुई तो दैट मीन्स कि हमारे पे प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है तो ये वाली आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी एंगल साइड एंगल। एंगल का मतलब है कि टू एंगल्स और वन साइड। यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रही होगी टू साइड्स और यहाँ पे एक एंगल मिसिंग है या साइड मिसिंग है। तो अगर आप वो से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दैट मीन्स कि इनका एक एंगल में इक्वल हो रहा है, वो है राइट एंगल। इन दोनों में इक्वल हो रहा है तो ये भी साइड एंगल साइड है, ये एंगल साइड एंगल है। तो जो भी हम फिगर्स को सिमिलर कंसीडर करेंगे कॉन्ग्रुएंट कंसीडर करेंगे तो हमने उसमें बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो रही है। ओके 7.4 फिल द ब्लैंक्स है। फिल द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल एफ डी ई। उन्होंने कहा कि ये अगर आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए बी किसके बराबर होने चाहिए। अगर ए और बी यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ क्या होंगी? एफ़ और डी। ठीक है। इसी तरह अगर बी सी देखें तो बी और सी कौन सी वैल्यूज़ हैं? डी और ई के बराबर होगा। और ए और सी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है तो इसी तरह हम उसकी फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू ले लेंगे जो कि है एफ़ और ई। ठीक है। अगर एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होना है तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल एफ़ के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर।
एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, द एंगल इंक्लूड साइड पी आर एंड क्यू आर इज कॉल्ड। आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसके दरमियान में दो लाइंस हैं, एक है क्यू पी आर और एक है क्यू आर। तो आप बताएं कि इन दोनों लाइनों के दरमियान में एंगल कौन सा होगा। तो अगर आप गौर से देखिए, अगर आपके पास लाइन एक पी आर है और दूसरी लाइन आर और क्यू से है, तो इसके दरमियान में कॉमन पॉइंट क्या होगा, एंगल आर। जाहिर बात है, अगर आर होगा तो आर ही पी की तरफ भी चला जाएगा और आर की लाइन ही क्यू की तरफ जाएगी, तो इसके दरमियान में एंगल जो पाया जाएगा वो एंगल आर होगा। और नेक्स्ट है ट्राइंगल डी ई एफ। अगर हम उसकी साइड्स देखना चाह रहे हैं कि एंगल ई और एंगल एफ, अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, एक साइड पर एंगल ई है, एक साइड पर एंगल एफ है, तो इसके दरमियान में जो लाइन पाई जाएगी वो क्या होगी, लाइन ई एफ होगी। इज क्लियर, जिसके एक पॉइंट पर एंगल ई और एक पॉइंट पर एंगल एफ कंसिडर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डी, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी है ए बी लाइन जो है वो क्यू पी के बराबर है, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, और एंगल फिर लाइन जो है वो आपकी बी और सी पी आर के बराबर है। तो हमने बताना है कि हम इसे कॉन्ग्रुएंट तो बोलेंगे, लेकिन किस कंडीशन पर कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे वो से देखिए, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो इस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, साइड एंगल साइड। इज दैट क्लियर, साइड एंगल साइड। हमने ये मतलब है कि ये भी साइड है, ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला और इसको साइड को बोला। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन ई, वहाँ पर उन्होंने आपको एंगल एक बताया है कि वो इक्वल है, दूसरा भी एंगल बताया है वो भी इक्वल है, और एक साइड बता दी है। तो आप इसे बता सकते हैं कि किस हिसाब से कंडीशन हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये एंगल साइड एंगल के हिसाब से, एंगल साइड में लिखेंगे, एस को मिड में लिखिएगा, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल। ठीक, और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर आपके पास नीचे बहुत सारी फिगर्स हैं। द पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर शोन इन अ सिमिलर मार्किंग, स्पेसिफाई द टू ट्राइंगल्स विच बिकम कॉन्ग्रुएंट, आल्सो राइट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपने इनमें से देखना है बहुत से ट्राइंगल्स है कि कौन सी ट्राइंगल किसके इक्वल हो रहा है और किस कंडीशन पे इक्वल हो रही है। तो मैं सबसे पहले इन दो से स्टार्ट करती हूँ। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, एंड उन्होंने इसको इसके हिसाब से इक्वल बताया है, इसे इसके हिसाब से इक्वल बताया है, इसे इस इक्वल हिसाब से। तो दैट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल किस हिसाब से इक्वल हैं, ट्राइंगल ए बी सी is congruent to the triangle DEF। तो वो किस हिसाब से है, एस के हिसाब से। ठीक है, ये एस के हिसाब से हो गया, बाकी आप लोग खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर आप वो से देखें तो ये एंगल और ये एंगल उन्होंने बताया है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बताया है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम की कंडीशन के हिसाब से अगर ये वाला एंगल है तो ये इसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये सेम एंगल इस साइड पर भी होगा और सेम एंगल इस साइड पर होगा। दो एंगल्स मिल गए और हमारे पास तीसरी क्या चीज़ है जो कॉमन होगी, वो लाइन ए सी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दैट मीन्स कि वो एक ही है तो भी इक्वल भी होगी। तो ये आपका जो ट्राइंगल है वो इक्वल है एंगल साइड एंगल के हिसाब से। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एंगल एक इक्वल है, इसकी बेस इक्वल है, इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो दैट मीन्स कि ये साइड एंगल साइड के हिसाब से इक्वल है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें दोनों, क्योंकि वो जुड़ी भी हुई हैं, उन्होंने इसको और इसको और इसको और इसको इक्वल किया हुआ है। अब हमने देखना है कि तीसरी कौन सी वैल्यू है जिससे हम इसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, वो इसकी ये एंगल है। याद होगा कि ये इक्वल किस तरह है, ये वर्टिकल एंगल्स है और वर्टिकल एंगल एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से हम इसे भी कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और आपके पास टू साइड्स
और वन एंगल इक्वल होने की वजह से ये साइड एंगल साइड के हिसाब से इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको कहा था कि इस पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है जो हम कॉपी पे करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कॉपी पे ही जाएगा, जिसे भी मैं अभी आपको शो करके सॉल्व करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो बुक वर्क है, तो हम बुक वर्क पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड नाइदर। आपने इनमें से बताना है, ये आपके पास 2 पेयर्स हैं, ट्राइंगल्स का, पैरेललोग्राम का और राइट एंगल ट्राइंगल का। तो मुझे बताएं, आप ही बताएं कि ये कौन सी होगी, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? तो ये सिमिलर है, दैट मीन्स कि उनकी शेप एक जैसी है लेकिन वो साइज़ एक जैसा नहीं है। इसमें भी देखें तो आपको लग रहा है कि ये सेम है, लेकिन जबकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी सिमिलर है, इसमें थोड़ी सी साइज़ में चेंजिंग है लेकिन शेप एक जैसी है। इसमें भी ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी शेप भी थोड़ी सी चेंज है, लेकिन क्योंकि राइट एंगल है, आपकी एक बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो इसे सिमिलर भी बोलेंगे, ये नाइदर में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई, आपके पास 2 ट्राइंगल्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो आपकी जो एम एन है वो किसके बराबर होगा, आपके पी और क्यू के बराबर। आप चाहे बॉक्स में लिख लें चाहे बाहर लिख लें। फिर एन ओ किसके बराबर होगा, एन और ओ, तो वो आपके बराबर होगा क्यू और आर के। और नेक्स्ट उसके बाद है पी और आर, पी और आर जो है वो आपकी किसके बराबर होगा, हमारा एम क्यू के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल A1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर, ठीक है। तो जैसे ये आइडेंटिफाई हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये कॉरिस्पॉन्डिंग थे। अब रह गया था क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दी हुई है जो आपको वैसे तो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 एंड 4, लेकिन उस पॉलीगॉन में उसमें 2 ट्राइंगल्स बनी हुई है, ट्राइंगल ए बी एंड सी और ट्राइंगल बी सी एंड डी, ठीक है। आपकी तस्वीर में है इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी, जिसे मैंने भी बताया था ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल्स आर 2 ट्राइंगल्स विद अ कॉमन बेस। उन्होंने कहा कि इन दोनों ट्राइंगल की जो बेस है वो बी सी है, एज सच दैट ट्राइंगल की जो ए बी लाइन, ये वाली जो लाइन है ए वाली वो इस लाइन के बराबर है। जैसे कि आपको अगर बुक में अपने देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 डैश लगा के इसे इक्वल शो किया हुआ है। फिर उन्होंने बाद क्वेश्चन में ही गिवन है कि लाइन बी डी और लाइन ए सी भी बराबर है। ये जो लाइन है जो ट्राइंगल को अंदर बनाने वाली थी, ये भी आपस में इक्वल है, जहाँ पर 2 बार्स लगी हुई है या 2 डैशेस लगी हुई हैं, ठीक है। ये बेस उन्होंने बता दी, ये बता दिया कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन के बराबर है। तो दैट मीन्स कि उन्होंने बता दिया कि 3 साइड्स के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉरिस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट है। फिर उन्होंने कहा कि वेयर एंगल ए एंड डी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, दैट मीन्स कि बी सी अगर इस तरह है तो ये जो ए डी की लाइन है वो सेम उसी तरह जा रही है, जिसे हम पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी और बी, ये वाली ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए उन्होंने कहा है, और ट्राइंगल बी डी ए और सी, ये वाली जो छोटी ट्राइंगल है ये वाली और ये वाली ट्राइंगल, उन्होंने कहा सेट द कॉरिस्पॉन्डिंग दैट द ट्राइंगल ए बी डी और वो ट्राइंगल डी ए सी कॉरिस्पॉन्डिंगली, उन्होंने कहा कि अगर हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये ट्राइंगल्स भी कॉरिस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने क्या मालूम विच कंडीशन डू यू यूज़ टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रुएंसी, हमने पता करना है कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आया वो एस 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 की लगाएंगे, चाहे वो
ASA की लगाएंगे या SASA की, वो से प्रॉपर्टी लगा के हमने इसे इक्वल कंसीडर करना है। और फिर हमने बताना है सबसे लास्ट में कि हमारे पास एक ट्राइंगल का जो दे दिया हुआ है DCA जो है वो ये 40 डिग्री दे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया 40 डिग्री दे दिया हुआ है। और ट्राइंगल BAD दैट मीन्स कि ये वाला एंगल जो है कि पूरा का पूरा 100 दे दिया हुआ है। और हमने मालूम करना है ट्राइंगल का ADB, ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर हम किसी तरह के, हमारे पास ये ट्राइंगल है, एक ऐसी ट्राइंगल है जिसका एंगल पूरा का पूरा ये मालूम है और D हमने मालूम करना है जबकि A मालूम नहीं है, कि अगर हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके तो इससे हम कहेंगे कि BC के बराबर होगा। अगर प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसका सलूशन अपने कॉपी पे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो आगे एक्सरसाइज में आपको गिवन थी। सबसे पहले उन्होंने आपको ट्राइंगल दी थी, ट्राइंगल्स, लेट ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DBC, ठीक है। हमने उसमें से बताया था कि सबसे पहले जो लाइन है आपकी, लाइन BC, वो दोनों में ही थी, जिसे हम साइड पे लिख भी सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास गिवन था लाइन AB लाइन DC के बराबर और लाइन BD लाइन AC के बराबर, ठीक है। ये आपके पास ये भी गिवन थी, दोनों वैल्यूज, ठीक है। नाउ हमने कंपेयरिंग करनी थी ट्राइंगल ABD की ट्राइंगल DAC से। तो हमारे पास अगर गौर से देखें तो इस ट्राइंगल में वही दो लाइन्स आ रही हैं, लाइन AB जो कि DC से बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, और फिर इसके बाद लाइन आपके पास BD ठीक है। इसे हमने बोला कि ये गिवन है, जो कि हमने ऊपर वाली ट्राइंगल से लिया था। एक और हमारे पास लाइन इसमें इक्वल होगी लाइन AD, जैसे कि लाइन B अगर कॉमन थी तो लाइन AD भी दोनों में ही आपके ट्राइंगल में आ रही थी। ये देखिए ट्राइंगल, ये जो लाइन है ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो इसलिए मैंने इसे एज अ कॉमन कंसिडर करते हुए बोल दी। तो हमने यहाँ पे भी इसके लिखेंगे कि इसका भी रीज़न कॉमन ही लाइन है, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को किस तरह कॉन्ग्रुएंट हुई, ये विद द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वो जो है SSS वो यहाँ पर अप्लाई हुई। तो अगर आपके साइड्स इक्वल है तो आपके पास एंगल भी इक्वल होंगे। जब वो कॉन्ग्रुएंट ही हमने प्रूफ कर दिया, तो जो हमारे पास एक एंगल गिवन था, एंगल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल DCA जो कि हमारा गिवन था, हमने उससे बोला कि वो हमारे एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल AB और C के बराबर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमने उसे आपस में इक्वल कर दिया। दैट मीन्स आपके उसके बाद आपके पास एंगल BAD जो है वो 100 था, वो आपके पास गिवन था, वो उन्होंने दिया हुआ था, और हमने मालूम करना था मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल AB और D। तो आपको मालूम याद होगा सम ऑफ द एंगल्स
ऑफ ट्राइंगल याद है, वो होते हैं 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हमने वही लिखना है। सबसे पहले जो है मैं वो वाला एंगल लिख रही हूँ जो हमने मालूम करना है। फिर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल MABC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DCA और 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है, जो कि अभी हमने वैसे ही लिख दी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 40 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD की वैल्यू लिखी जो कि है 100 डिग्री। अब हमने वो जो एंगल हमने मालूम करना था वो एज इट इज़ लिखा। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया और 140 आंसर आया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 140 की मेजरमेंट को वहाँ पर जाकर माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जिसे हमने फाइंड करना है। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी या रिक्वायर्ड एंगल बोलेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 7.4 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके नाम और उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स वो वाली फिगर्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं और वो 4 साइड्स की बहुत सारी आगे से काइंड्स हैं। क्वाड्रिलेटर इज़ अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। आप सभी वैल्यू फिगर्स ऐसी जिनकी 4 साइड्स हो उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटर विद 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन साइड्स। आपकी ये तस्वीर है, आपने ये देखें कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। ये आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं और ये आपकी ट्रू स्लैंटिंग है, लेकिन ये पैरेलल ही होती है, तो इसलिए हम इन्हें पैरेलल लाइन की वजह से इसका नाम पैरेललोग्राम रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम कंटेनिंग अ राइट एंगल्स। आपकी पैरेललोग्राम को ही आप अगर स्ट्रेट कर दिए, जो आपकी ट्रू स्लैंटिंग लाइंस है अगर हमने स्ट्रेट कर दिया है और उनके दरमियान में हर साइड्स के कॉर्नर पर अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो हम पैरेललोग्राम ऐसी पैरेललोग्राम जिसके एंगल्स 90 डिग्री हो जाए तो इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर से पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पर आए। और रेक्टेंगल को अगर आप देखें कि एक ऐसी रेक्टेंगल की जिसकी साइड्स भी इक्वल हो जाएं और उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स कि आपके आगे से आगे उसकी फॉर्म चेंज होती जा रही है, उसके नेम भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, फिर आपके ये याद रखिएगा कि आपके जो 4 जो एंगल्स होते हैं वो स्क्वायर के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी 4 एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर आपको इस फिगर में उन्होंने ये शो किया हुआ है कि आपके स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी फिगर है उन्होंने बोला कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के डायगोनल नहीं, रेक्टेंगल के भी पैरेललोग्राम के भी कोई भी जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल वो होते हैं कि आप ऑपोजिट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो वो डायगोनल कहलाते हैं। ऑपोजिट पॉइंट्स को आपस में जब ज्वाइनिंग करते हैं तो डायगोनल बनते हैं और डायगोनल हमेशा एक दूसरे को कट करते हैं और वो कंसीडर हम मोस्टली जहाँ पे कटिंग होती है उसे एज अ ओ कंसीडर किया जाता है। ये है आपकी एक्सरसाइज 7.5 और 7.5 की जो एक्सरसाइज है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स ही है ओनली। अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स उन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेस कर रही हैं।
सबसे पहले है अ पैरेललोग्राम दैट कंटेन्स अ राइट एंगल्स। एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसके सारे के सारे एंगल या कोई एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो वो कौन सी होती है, उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। नंबर 2, एन इक्विलेटरल रेक्टेंगल, अभी बताया था इसका क्या नाम होता है, उसका होता है नाम स्क्वायर। अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, ऐसी पॉलीगॉन, फिर याद होगा बताया भी था कि ऐसी तस्वीर जो क्लोज्ड होती है, बंद होती है, और ऐसी पॉलीगॉन जो 4 साइडेड हो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमने नाम लिया था क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में सारी फिगर्स आ जाती हैं, पैरेललोग्राम भी, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लिखना है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, और एक दूसरे को हमेशा कट करते हैं। द ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अगर उसकी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपकी 5 फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट होने के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हुई। अब आपके पास पेज 206 पर कुछ और डेफिनेशंस हैं, और जिसका सबसे मेन टाइटल है सर्कल। सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन मतलब है कि एक बिल्कुल सीधी सरफेस हो, और उस सीधी सरफेस पे आपने एक पॉइंट लेना है, जैसे कि उन्होंने सी लिया हुआ, और सी से बाकी सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसे, जहाँ पर आपका फिक्स पॉइंट जिसे होते हैं उसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, और आपके सर्कल की बुनियाद ही आपके सेंटर पॉइंट पर होती है। रेडिकल जो सेगमेंट है वो आपके सेंटर से जो फिक्स पॉइंट होता है, जिसे हम मोस्टली ओ लिखते हैं, और वहाँ तक का सर्कल तक का जो फासला होता है, जिसे उन्होंने लाइन से शो किया हुआ है, इसे बोलेंगे रेडिकल सेगमेंट। और यही रेडिकल सेगमेंट जो होता है वो सर्कल का रेडियस होता है। और किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास बेसिकली 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक सेंटर और एक रेडियस। रेडियस का मतलब है कि आपने अपने सेंटर से कितना फासला लेना है, और रेडियस मालूम होगा तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकेंगे, और अगर रेडियस मालूम नहीं होगा तो आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। ये आपके पास सर्कल और सेंटर, जिसे उन्होंने पहले आपको पहले वाले सर्कल में सी के तौर पे शो किया हुआ है, ताकि ये सी सेंटर के तौर पर, लेकिन अदरवाइज़ उसके बाद जब भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस सेंटर पॉइंट को ओ ही लिखेंगे, ठीक। Chord of a circle is a segment containing any 2 points on the circle, जिसे सिंपली बोलेंगे कि आपकी ऐसी एक लाइन जिसका पॉइंट्स आपके सर्कल पर हो उसे बोलते हैं कॉर्ड। और ये जो आपकी तस्वीर है, फिगर है, इसमें आपको नज़र आ रही है, ये ए बी जो है ये कॉर्ड है, और ये आपके ट्रायंगल में बेशुमार आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, अगर आप एक किसी भी ट्रायंगल को कॉर्ड से ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 सेगमेंट्स आ जाते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल होता है कॉर्ड ए बी इज़ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इन 2 पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जब आप कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो जो सर्कल होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और इन हिस्सों को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और जो हिस्सा छोटा होगा उसे बोलेंगे माइनर, और जो हिस्सा बड़ा होगा उसे बोलेंगे मेजर, ठीक। यहाँ पे है डायमीटर। डायमीटर इज ऑफ अ सर्कल इज़ अ कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर, और आपके एक ऐसी कोड जो आपके सेंटर में से गुजरे उसे डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर आपके कोड की सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म होती है, और क्योंकि ये सेंटर में से गुजरती है, और ये आपके सर्कल को हाफ पार्ट में भी डिवाइड कर देती है। तो होती ये कोड है, लेकिन हर कोड को डायमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन और हर डायमीटर कोड भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक कंडीशन है कोड की कि जो सेंटर में से गुजरेगी सिर्फ उसी को डायमीटर कहेंगे।
ओके, जब आपकी कोड है आपके सर्कल को कट कर रही होगी, तो अगर हमने उसके एरिया को कंसिडर किया था तो हमने उसे बोला था कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल है, और अगर हम उसके सर्कल में मूवमेंट करें तो ये जो कर्व्ड एरिया होगा, इस कर्व्ड पोर्शन या कर्व्ड लाइन होगी, इसे बोलेंगे आर्क। और इसी तरह आपकी एक आर्क जो होगी, जो छोटा पोर्शन में होगी, उसे हम बोलेंगे माइनर आर्क, और जो आपके बड़े पोर्शन में होगी उसे बोलेंगे मेजर आर्क। लेकिन ये याद रखिएगा, ये कोड की वजह से होगी। कोड की वजह से आपका सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड होगा उसे बोलेंगे सेगमेंट, और आपकी जो सर्कल की जो आर्क, जो कर्व्ड आर्क है, उसे बोलेंगे आर्क्स। और उसी तरह आगे उसके दो हिस्से होंगे, माइनर और मेजर। और अगर आप डायमीटर से अगर अपने सर्कल को कट करते हैं तो सर्कल आपको सेमी सर्कल में यानी दो हिस्सों में डिवाइड करेगा और दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। डायमीटर हमेशा सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, और उस इक्वल हिस्से को बोलेंगे सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल या सेमी सर्कल। लेकिन बेहतरीन वर्ड उसका सेमी सर्कल ही होता है, ठीक है। अगर आप टू रेडिकल सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपकी इस तस्वीर में नज़र आ रही है, तो आपके पास सर्कल का एक पोर्शन आ जाएगा और इस पोर्शन को बोलेंगे सेक्टर। और ये सेक्टर हमेशा दो रेडिकल सेगमेंट के ड्रॉ करने की वजह से एक पोर्शन ऑफ दी सर्कल मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे सेक्टर। उसके बाद आपके पास दो लाइन्स नज़र आ रही होंगी, एक लाइन है जिसका नाम है सेकंड लाइन और एक है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन वो होगी जो सर्कल को सिर्फ टच करके, एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए, उसे बोलेंगे टेंजेंट लाइन ऑफ दी सर्कल। और एक ऐसी लाइन जो उसको क्रॉस करके दो पॉइंट्स पे जब सर्कल को वो कट करेगी, उसे बोलेंगे सेकंड लाइन, ठीक है। और टेंजेंट सिर्फ वन पॉइंट पर कट करती है और सेकंड लाइन सर्कल को टू लाइन्स पर ड्रॉ करती है। और उसके बाद है यहाँ भी है आपके पास एक ट्रायंगल और एक सेंटर है, और आपके पास बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे रेडियस हो तो एक सेंटर के ऊपर आप बहुत सारे ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा कि अगर एक सेंटर है और आपके पास रेडियस है तो एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। लेकिन अगर आपके पास दो तीन रेडियस हो तो आपके पास ये सर्कल्स जो होंगे इन्हें बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी इनका सेंटर एक है। आपके पास एक दो तीन सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, सेंटर पॉइंट इनका कॉमन होने की वजह से इन्हें बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब आपके पास है एक्सरसाइज 7.6 और 7.6 अगर वो से देखें 7.5 की तरह आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। और फिल इन द ब्लैंक्स आपकी वही जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रही थी उन्हीं पर बेस कर रही हैं। इन अ प्लेन द सेट ऑफ द पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड द सर्कल, ठीक है। यहाँ पर आएगा सर्कल। Number 2, the distance of the point of a circle from its center is called radius. Number 3, a line segment whose end point lies on the circle is called chord. Number 4, a chord that passes through the center of the circle is called diameter. और हाफ ऑफ द सर्कल क्या होगा? सेमी सर्कल। नंबर 6, एन आर्क विच इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड, एक ऐसी आर्क जो आपकी सेमी सर्कल से बड़ी हो जाएगी उसे बोलेंगे मेजर आर्क। ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द गिवन सेंटर एंड विद द गिवन रेडियस, ठीक है। यानी आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक ही सेंटर होना चाहिए और एक ही आपके पास रेडियस होगा। और 8 नंबर है, a region bounded by
एन आर्क एंड द टू रेडिकल साइड इज कॉल्ड, यानी दो रेडिकल सेगमेंट और आर्क के दरमियान वाले एरिया को बोलेंगे हम सेक्टर, ठीक है। और 9th है अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ लाइन एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड लाइन, ठीक है। और एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आपके पास एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 में फिल द ब्लैंक्स थी, लेकिन ये याद रखिएगा आपके जो पेपर्स होंगे उनमें फिल द ब्लैंक्स नहीं आते, लेकिन ये आपके MCQs में आएंगी, डेफिनेशंस के तौर पे लिखने के लिए आ सकती हैं, MCQs के तौर पर आ सकती हैं। तो आपने इनको इग्नोर नहीं करना ये समझ के कि ये तो फिल द ब्लैंक्स और बोर्ड में नहीं आएंगी, लेकिन ये MCQs के तौर पर आ सकती हैं और ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है और ये डेफिनेशन लिखने के तौर पर आ सकती हैं, क्योंकि जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री में बहुत डेफिनेशंस का बहुत अमल दखल होता है और मोस्टली आपकी जो ज्योमेट्री का पार्ट होता है उसमें मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी डेफिनेशंस ही होती हैं, इसलिए डेफिनेशंस को इग्नोर नहीं कीजिएगा, इनको बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा। और मैंने आपको सारी डेफिनेशन उर्दू में एक्सप्लेन करके इजी वर्ड्स में की हैं ताकि आपको याद करना बहुत आसान रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का होगा, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब है कि हम उसमें खुद से फिगर्स बनाएंगे, और जब हम खुद से फिगर्स बनाएंगे तो उनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ साथ काम करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।